तो आज हम आर्टिकल 12 को पढ़ेंगे, समझेंगे कि आर्टिकल 12 क्या बताती है। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करती है। सो आर्टिकल 12 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा को समझने से पहले हम जो बैक में हमने फंडामेंटल राइट्स की चर्चा किए थे उसको हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट को जानेंगे कि स्टेट में क्या क्या चीज़ है जिसके अगेंस्ट हम रेट दायर कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स हमारा नहीं होता तो इन्फोर्स करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। किसके अगेंस्ट जाएंगे? तो स्टेट में कौन कौन सा चीज़ है जिसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं, ठीक है, तो वो समझेंगे। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स थे वो टोटल 7 थे। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स आर्टिकल 25 से 28। और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो कि 29 से 30 आर्टिकल में है। और राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 में था। और राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 है। इसी के अकॉर्डिंग आप रीट दायर करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंचते हो। तो इसमें से जो हमारा फंडामेंटल 6 था, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, उसे हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होता है उसका 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में इसको हटा दिया गया। इसके पीछे क्या रीजन था वो हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों हटाया गया, इसके पीछे क्या रीजन थे। बहुत सारे रीजन थे, मैंने कुछ आपको पॉइंट से समझाया भी था। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। अब हमारे पास जो है फंडामेंटल राइट्स टोटल 7 हैं, ठीक है। समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। और इन्हें भीमराव अंबेडकर आर्टिकल फंडामेंटल राइट 7 जो है अब 6 कहेंगे, जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा गया था, संविधान का आत्मा कहा गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। तो चलते हैं। अब देखो हमारे पास 6 राइट हैं, तो इन 6 राइट को कौन वायलेट करेगा जिसके अगेंस्ट हम रिट दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंचेंगे। तो ये 6 राइट जो हमें स्टेट देती है, ठीक है। स्टेट को देना होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जो 6 राइट है अपने नागरिक को स्टेट देगी, ठीक है। अगर स्टेट नहीं देती है, अगर स्टेट उसका वायलेशन करती है तो वायलेशन के क्रम में या नहीं देती है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो और स्टेट के खिलाफ रिट दायर कर सकते हो कि इसे इन्फोर्स किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे तो 14 से 32 तक है, लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट जो है 12 से 35 शुरू होता है। तो हमारा 12 जो है वो क्लियर करता है कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे चाहे इन्फोर्स कराने हैं तो किसके अगेंस्ट जाएंगे, तो स्टेट के अगेंस्ट जाएंगे। तो व्हाट इज स्टेट? स्टेट को डिफाइन करता है आर्टिकल 12, ठीक है। तो आर्टिकल 12 समझते हैं क्या है आर्टिकल 12, ठीक है। सेपरेट वीडियो होगा आर्टिकल वाइज। आर्टिकल 12 जो है हमारा स्टेट को डिफाइन करता है। तो पहले हम कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये है कि द स्टेट इंक्लूड्स द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, ठीक है, भारत की सरकार, ठीक है, संघ सरकार। एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 2 पार्ट नहीं 3 पार्ट। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, यानी जो विधानमंडल है हर एक स्टेट का, वो तो विधानमंडल में 2 पार्ट होते हैं, विधानसभा, ठीक है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है,
LA लिख देता हूँ, और एक विधान परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, और एक यहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। ये सभी जो है स्टेट में आते हैं, इसके अगेंस्ट हम रीड दायर कर सकते हैं। और कौन, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी और सारे जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं जो कि भारत के राज क्षेत्र के अंदर है, ठीक है, और या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंदर वह कंट्रोल में है या काम करती है, ठीक है, तो वो सभी जो है स्टेट में आता है। तो अभी और भी बेहतर तरीके से जानेंगे, तो उसका हिंदी हम थोड़ा समझ लेते हैं। राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, भारत की सरकार आती है। अब मान लो अगर आपके फादर्स जो हैं भारत सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में कार्यरत है, तो वो भी स्टेट में आएंगे, ठीक है। उनके अगेंस्ट भी, उनके ऑफिस के अगेंस्ट चाहे उनके अगेंस्ट रिट दायर हो सकता है, ठीक है, अगर किसी तरह का वायलेशन राइट, फंडामेंटल राइट का करते हैं, ठीक है। सांसद, संसद, तो संसद में दो मैंने बताया, तीन बताया था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यों से प्रत्येक राज्य की सरकार, और अगर राज्य की सरकार और राज्य के अधीन अगर हमारे पिताजी चाहे कोई भी काम करते हैं, कार्यरत है, उनके अगेंस्ट भी, तो वो भी स्टेट में आते हैं, स्टेट का वो एक पार्ट है। विधानमंडल, तो विधानमंडल में दो आते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, और एक गवर्नर जिसको राज्यपाल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जो स्थानीय और अन्य पदाधिकारी हैं वो सभी स्टेट के अंदर आएंगे, ठीक है। कौन नहीं आएंगे वो भी हम बताएंगे, ठीक है। कुछ कंट्रोवर्सी भी चलती है कि स्टेट के अंतर्गत आएगी नहीं आएगी, यूनिवर्सिटी जो है स्टेट के अंतर्गत आएगी, किसी केस में बोला जाता है यूनिवर्सिटी स्टेट के अंतर्गत नहीं आएगी, किसी केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि यूनिवर्सिटी स्टेट के अंतर्गत आएगी, उनके अगेंस्ट भी रिट दायर किया जा सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, यहाँ समझते हैं हम। डेफिनेशन देख लिया, अब हम स्टेट में क्या क्या आता है नहीं आता है, डेफिनेशन से सब कुछ क्लियर था, लेकिन मैंने और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो स्टेट के डेफिनेशन में जो केंद्र है, केंद्र में कौन कौन सा चीज़ जो है स्टेट के डेफिनेशन में आता है, तो केंद्र में केंद्र सरकार आती है, और संसद आता है। संसद में तीन पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये जो है यह विधायकी पार्ट है, ये यानी लेजिस्लेचर पार्ट है, और ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है। और केंद्र सरकार के एग्जीक्यूटिव पार्ट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CAG, अटॉर्नी जनरल और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है CAG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जितने भी केंद्र सरकार के एग्जीक्यूटिव पार्ट हैं, या हमारे फादर हो, आपके फादर हो, जो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, वह भी केंद्र सरकार के एक पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव पार्ट हैं, रूल रेगुलेशन को जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, तो वो सभी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है। संसद में जो तीन पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये लेजिस्लेचर पार्ट है केंद्र सरकार के, तो ये भी स्टेट के लिस्ट में आते हैं। तो इन्फोर्स करने के लिए इनके अगेंस्ट भी हम रिट दायर कर सकते हैं, अगर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं फिर भी हम रिट दायर कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट हमने देखा, स्टेट के डेफिनेशन केंद्र में क्या है, ठीक है। अब हम स्टेट का डेफिनेशन राज्य में देखते हैं क्या है, कि राज्य में कौन कौन सी है जो स्टेट के अंतर्गत आती है, किसके अगेंस्ट हम रिट दायर कर सकते हैं। चलो हम स्टेट का डेफिनेशन राज्य में देखते हैं। राज्य में राज्य सरकार और विधानमंडल, यानी विधानमंडल के तीन पार्ट, जो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल है। तो विधानसभा तो हर एक स्टेट में होती है, विधान परिषद 6 से 7 ही स्टेट में अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग विधान परिषद वो रख सकते हैं, कोई भी राज्य, उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होती है लेजिस्लेचर पार्ट, उसी तरह स्टेट में राज्यपाल होती है लेजिस्लेचर पार्ट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में भी राज्यपाल होती है और लेजिस्लेचर में भी राज्यपाल होती है। जिस तरह केंद्र में एग्जीक्यूटिव भी राष्ट्रपति होता है और लेजिस्लेचर भी राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो राज्य सरकार के अधीन कोई भी कार्यरत है तो वो राज्य सरकार के अंग है, वो स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है। तो राज्यपाल, CM, एडवोकेट जनरल और स्टेट मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर होंगे स्टेट में मिनिस्टर होंगे, तो विधानसभा या विधान परिषद के वो मेंबर होंगे ही, ठीक है। ये लिखो या ना लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। मिनिस्टर बनने के लिए आपको विधानसभा या विधान परिषद के मेंबर होंगे, तभी आप मिनिस्टर या CM बन सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है
राज्य सरकार के, ये लेजिस्लेचर पार्ट है, ये सभी स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं और स्थानीय स्तर बोलते हैं, स्थानीय स्तर, स्थानीय लेवल पे, ठीक है, लोकल लेवल पे देखते हैं। तो नगर निगम के जो भी पार्ट होंगे, जितने भी पार्ट जो नगर निगम के अंदर कार्यरत होंगे, ठीक है, और पंचायत के अंदर जो भी होंगे, मुखिया, वार्ड मेंबर, जो भी हैं, जितने भी हैं, ठीक है, वो सभी स्टेट के पार्ट हैं, किसी न किसी तरीके से वो स्टेट के पार्ट हैं। तो अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स को ये वॉलेट करते हैं तो हम उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो जाते हैं हम लोग, आर्टिकल 32 ने हमें राइट देता है कि आप जो फंडामेंटल राइट्स आपके वॉलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और हाई कोर्ट आप 226 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जा सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा विशेष चर्चा कर लेते हैं कि मान लो कि जो चीज़ मेंशन नहीं है, अन्य जो भी अभी बोल सकते हैं कि विवादास्पद है, उसके लिए क्या है। तो विवादास्पद के लिए जो है, जैसे कि मान लो बीसीसीआई, ठीक है, तो क्या ये स्टेट है, क्या इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट दायर कर सकते हैं? अगर मान लो कि यह जजमेंट देता है कि अगर स्टेट है, तो अगर मान लो ये स्टेट है, मान लेते हैं कि स्टेट है, वैसे भी जो बीसीसीआई यह स्टेट है, अगर स्टेट है तो ये कभी नहीं कह सकता कि बुमराह हिंदू है तो खेलेगा और मोहम्मद सिराज मुस्लिम है तो नहीं खेलेगा। तब इसके अगेंस्ट मोहम्मद सिराज क्या करेगा, जाके रिट दायर करेगा, अगर ये स्टेट में है तो। जैसे कि स्टेट के डेफिनेशन में अगर हम सीबीएसई की बात करें, ठीक है, तो अभी करंट के न्यूज़ में हम अगर बात करें तो आपको पता होगा कल सीबीएसई ने डिसाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया है 12th बोर्ड एग्ज़ाम। तो क्या सीबीएसई स्टेट की लिस्ट में था, स्टेट था या नहीं? तो सीबीएसई स्टेट था, तभी तो 12th के जो भी बच्चे और उनके पेरेंट्स ने पेटिशन दायर किया, रिट दायर किया कि राइट टू लाइफ के अगेंस्ट अगर हमारा जीवन नहीं होगा तो हम आगे फ्यूचर हमारा क्या होगा। राइट टू फ्यूचर जो हमारा राइट टू लाइफ जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, यह वॉयलेट करेगा अगर इस पेंडेमिक में जो हमारा कोरोना केसेस चल रहे हैं, कोरोना वायरस का जो अभी चल रहा है 2 साल से, अगर इसमें अगर एग्जाम लिया जाता हो सकता है बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो, ज़्यादा इफेक्टिव हो। इसीलिए राइट टू लाइफ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सीबीएसई के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये आप पूछेगा कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका यह स्टेट के डेफिनेशन में आ सकता है? तो न्यायपालिका खुद अपने आप को कभी भी जो है न्यायपालिका को स्टेट के डेफिनेशन में नहीं रखा है। यानी न्यायपालिका अगर किसी तरह कदम उठाती है, आपको लगे कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, फिर भी आप अपील नहीं कर सकते हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि सब कुछ सभी रूल रेगुलेशन को चेक करने वाले ही स्टेट होते हैं, उसी के अगेंस्ट रिट दायर होने लगता है, तो इसमें सुप्रीम या चेक करने वाले होंगे कभी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए न्यायपालिका को अभी तक स्टेट के लिस्ट में नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको समझ आ गया कि जो स्टेट होंगे अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमें हमारे इस राइट को इन्फोर्स किया जाए, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो वीडियो होगा आर्टिकल 13 आएंगी, हमारे आर्टिकल 12 कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, आपको समझ आया या नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में बता दें। और आपको बताना है, मैंने एक फुल फॉर्म आपसे पूछा था कि CAG का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बता दें। वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।